बड़ा ही मुबारक दिन है। आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और आज के ही दिन 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु में एक बालक पैदा हुआ था। नाम था ईरोड वेंकट रामासामी पेरियार। पेरियार बड़ा सम्मानित नाम होता है, संबोधन होता है। और उसने समाज के, उस समय के समाज की जितनी कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, कुप्रथा थी, घनघोर जातिवाद था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था थी और एक जात समुदाय विशेष को जानवरों से भी बदतर उसकी हालत थी। उसके उन्नयन के लिए, उनके सामाजिक उन्नयन के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए एक बालक आगे चल कर के एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाता है। समाज में अप्रतिम एक आंदोलन शुरू करता है, जिसके चलते आज हम वो समुदाय, वो परिवार, वो लोग आज सम्मान का जीवन जीने लायक हो गए। हालांकि स्वाधीन भारत में भी 70 साल हो गया हमारे इस संविधान को लागू हुए, उसमें भी वो चीजें तो नहीं रही, लेकिन फिर भी उसने सतत अनवरत संघर्ष किया और तमाम राजनीतिक दलों के माध्यम से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो रहे 1919 से 25 तक। उसके बाद 1925 से 44 तक जस्टिस पार्टी में उन्होंने रहे। फिर उसके बाद द्रविड़ कज़गम में गए। माने उनका ये स्पष्ट मानना था कि सत्ता के सहयोग के बिना कोई भी सामाजिक आंदोलन, कोई भी राजनीतिक उन्नयन, जीवन उन्नयन संभव नहीं है। उसके तहत भी तमाम राजनीतिक दलों को वो बार बार टटोलते रहे, खड़ाते रहे और फल ये हुआ कि आज की तारीख में दक्षिण भारत हो या पूरा भारत हो, उसमें यह आंदोलन, पेरियार का आंदोलन, अछूतोद्धार का आंदोलन, जाति उन्मूलन का आंदोलन, अंधविश्वास उन्मूलन का आंदोलन आज अपने चरम परिणत पर है और सबको एक समानता का अधिकार, समान रूप से जीने का अधिकार, समान रूप से सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार पाने की तरफ वो आंदोलन आज की तारीख में सतत अनवरत है। आज हम उनके 145वीं जयंती पर पूरे देश को और उस समुदाय को अपने ओर से बधाई देते हैं। ऐसे में उन पर बात करने के लिए हमारे सामने है बहुजन संघर्ष पत्रिका के संपादक नागेश चौधरी जी। नागेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन आप ईरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार को किस तरह से याद करेंगे और आज की तारीख में भी उनकी प्रासंगिकता के ऊपर क्या विचार रखें? नागेश चौधरी जी। नमस्ते। आज पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन है और उनको याद करना बहुत ही महत्व की बात है। आपने उनके जीवन के बारे में आज का समय दिया है, आपको धन्यवाद। पेरियार रामास्वामी का जन्म आपने जैसा बताया है कि 17 सितंबर 1879 में हुआ है और पहले तो वो उनका जो जीवन है वो बहुत संघर्षमय रहा है। वो पहले उनके फादर वगैरह अच्छे थे, यानी वो धनवान थे, कुछ गरीब नहीं थे। फिर भी उनके दिमाग में जो विचार आए, उनको धर्म का भी उन्होंने अभ्यास किया। बनारस के काशी गए और देखा कि धर्म कैसा चलता है और बाद में उन्होंने वे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन इत्यादि देशों का भी उन्होंने प्रवास किया और वो जानने लगे कि हमारे देश में और दूसरे देशों में कैसी परिस्थिति, जनजीवन कैसा है, अंधश्रद्धा के बारे में, समानता के बारे में क्या है, ये भी उन्होंने जानने किया। बाद में वो कांग्रेस से भी शामिल हुए थे, कांग्रेस में गए थे, मगर कांग्रेस में भी उनको जो दिखा कि वो वहां भी जातिवाद है, वो जो पंगत खाने की, भोजन की पंगत थी वो ब्राह्मणों के लिए अलग थी और उनके अलग जातियों के अलग थी, उनको देखा तो उन्होंने कांग्रेस भी जाति को बंटवारा करती है, समानता नहीं दिखती उनके इसमें, तो उनको कांग्रेस को भी सोचना। महात्मा गांधी को भी उन्होंने सब बात बताई थी कि ये क्या है, तो उन्होंने उनका दिमाग वो फिर से कांग्रेस की तरफ न रहकर वो उधर रैशनलिस्ट जो थे कि जो इक्वेलिटी की जो मूवमेंट थी उनसे पहले थोड़ी, तो उसका भी उनका आकर्षण हुआ। वो द्रविड़ कज़गम नाम की संगठन फिर उन्होंने बनाई
उनको रैशनलिज्म जो था कि वो बोलते थे क्योंकि धर्म के बारे में उन्होंने विरोध किया, कोई धर्म कोई अच्छा नहीं होता, और हिंदू धर्म अगर धर्म है तो हमको जो तुम्हारी किताबें है, वेद है, उपनिषद है, वो हमको कहाँ दिखती। तो आप लोगों ने धर्म अपने ऊंची जातियों के, तथाकथित ऊंची जातियों के इसमें रख दिया है, और बाकी लोगों को उससे परहेज है, वो पढ़ नहीं सकते, और हमारी शिक्षा भी नहीं है, ये सब बातें उन्होंने लिखी की है। वो इवन वो उन्होंने जो भगवान है, वो भगवान को नकारा है, फिर भी निल्ले, गॉड नहीं है, देयर इज नो गॉड, ऐसी मूवमेंट चलाई उन्होंने कि भगवान के खिलाफ मूवमेंट चलाई। तो ये सब पेरेरा रामास्वामी ने किया है कि वो भगवान को भी नहीं मानते थे, वो धर्म को भी नहीं मानते थे, वो धर्म के खिलाफ थे, जो छुआछूत हो या ऊंच नीच है, जो धर्म, जिस धर्म में वो धर्म नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता थी। और उन्होंने बहुत सारी सामाजिक सेवा के लिए, जैसा कि उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन किया, और जो मंदिर में शायद वो केरला का एक मंदिर है, वहां प्रवेश नहीं मिलता था लोगों को, तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, फिर वो ओपन हो गया, खुला हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए हैं। और उन्होंने ये भी किया है कि जो एक उनकी किताब है, वो राम को भी नहीं मानते थे, राम को भगवान नहीं मानते थे, तो वो उन्होंने राम के खिलाफ आंदोलन किया। रावण को उन्होंने अच्छा बताया, रावण समतावादी है, रावण चातुर्वर्ण्यवादी है, राम चातुर्वर्ण्यवादी है। ऐसी उनकी मान सच्ची रामायण नाम की उनकी किताब है, वो बहुत प्रसिद्ध किताब है, मेरे ख्याल से साउथ नॉर्थ में भी उसका रूपांतर, भाषांतर हुआ है हिंदी में। तो उनका वो रामायण में उन्होंने दिखाया कि कैसा राम, कैसा था, राम का चरित्र क्या था और रावण का चरित्र क्या था। तो ये सब पेरियर रामास्वामी ने जो विद्रोह किया, इस देश की जो मान्यता है, धर्म है, भगवान है, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और लोगों को जागरूक किया। ऐसा बोला जाता है कि महात्मा फुले और उनका विचार का प्रभाव भी पेरियर रामास्वामी था, द्रविड़ मूवमेंट पर था। हम आज जो अध्यक्ष है द्रविड़ कज़गम के, तो वे भी हमारे नागपुर में आए थे। तो उन्होंने बताया कि हमारा तरफ वीरमणि नाम है, वो आज अध्यक्ष थे, उस टाइम में सेक्रेटरी थे। उनको हमने नागपुर में बुलाया था और उन्होंने ये सब बात बताई थी कि कैसा फिर रामास्वामी की मूवमेंट कैसी थी, और कैसा महात्मा फुले या सत्यशोधक समाज का भी उन पर प्रभाव था। तो इसलिए दिखता है कि बहुत सारी मान्यताएं महात्मा फुले की पेरे रामास्वामी ली थी और उसको बढ़ाया था, उसको विकसित किया। तो ये जो बात है कि आज तमिलनाडु में जो कल्चरल चेंज है, जो सांस्कृतिक चेंज है, वो सारे, हम गए थे चेन्नई में 1990 में, तो वहाँ हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे कैसे प्रकार से उन्होंने बनाया है। वहाँ के जो आपको काले कपड़े पहनते पेरियर रामास्वामी के लोग, द्रविड़ कज़गम के लोग काले कॉलेज काले कपड़े पहनते, क्या बोले, हम हमारी जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है, हमको समानता नहीं है, इसलिए हम निषेध करके काले कपड़े पहनते हैं। आप देखेंगे तो हम गए थे तो सब सारे लोग काले कपड़े वाले पहने थे, हमारे कॉन्फ्रेंस में गए थे, सत्यशोधक समाज को उन्होंने बुलाया था। तो ये जो मूवमेंट है पेरियर रामास्वामी की, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज तमिलनाडु पर है। इसलिए वहाँ यहाँ जो ब्राह्मण विरोध हुआ, ब्राह्मणवाद का विरोध, वो इतना कड़ा है कि आज हमारी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वहाँ पनप नहीं सकती। तो इसका कारण है कि कल्चरल मूवमेंट होने से लोगों के दिमाग पर पेरियर रामास्वामी के विचार का प्रभाव है। इसी कारण वहाँ तमिलनाडु में एक प्रकार दूसरा वातावरण है। नॉर्थ के बजाय तमिलनाडु हम देखते हैं कि उसको कल्चरल जो मूवमेंट है उसका प्रभाव है, और वहाँ का जो इंडिकेटर्स हम देखेंगे, प्रगति के इंडिकेटर्स, शिक्षा के बारे में देखेंगे तो सबसे ज्यादा है, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, इससे ज्यादा वहाँ पढ़ाई है, हायर एजुकेशन में ज्यादा परसेंटेज उन लोगों का है। तो ये दिखता है कि हमको कि तमिलनाडु का जो कल्चरल इम्पैक्ट है पेरियर रामास्वामी विचार का, उसका भी कारण प्रगति में अच्छा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और आगे भी बात करेंगे, आपका नए गेस्ट है उनके साथ भी बात करें, ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से जगनारायण सिंह यादव जी। जगनारायण जी, दक्षिण भारत में तो पेरियार का मूवमेंट या ये दलित उद्धार का आंदोलन बड़ी तेजी से चला, जिसके चलते वहाँ हिंदुत्व की धार
आज तक वहां पर उस तरीके से सक्रिय लोग नहीं हो पाए। लेकिन हम अगर देखें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों दो ध्रुवों में लगभग बंट चुका है। तो दक्षिण भारत में तो यह आंदोलन बहुत तेज रहा है, उत्तर भारत में भी तेज रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ ये आंदोलन कमजोर रहा है, लेकिन उत्तर भारत में खास करके आरक्षण को लेकर के और बैकवर्ड को लेकर के और दलित को लेकर के इन लोगों के बीच हम देखते हैं कि विभेद जैसा पैदा हो जाता है। और यहाँ पर भी अपने अम्बेडकर साहब का आंदोलन रहा हो, उसके बाद मजबूत हुआ, उसके बाद काशीराम जी का भी आंदोलन मजबूत हुआ, उन सारे संदर्भों में। लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरीके के हिंदुत्व की धार को कुंद किया है दक्षिण भारत में, ये ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की व्यवस्था को महाकुंद किया था पेरियार आंदोलन, उस तरीके से उत्तर भारत में नहीं हो पाया। तो इन संदर्भों में आप पेरियार साहब के 145वीं जयंती पर आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि आखिर दक्षिण भारत में इतना मजबूत हुआ, उत्तर भारत में उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाया, और उनकी आज की तारीख में क्या प्रासंगिकता है पेरियार की? जगनारायण सिंह, इस तरह के आंदोलन सबसे पहले और बहुजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ज्योतिबा फुले ने किया था, और पेरियार कांग्रेस के साथ थे और 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिए। उनको लगा कि कांग्रेस समता की लड़ाई में, बराबरी की लड़ाई में खरा नहीं उतर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 1925 में छोड़ करके और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो लैंड सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ 1789 में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हुआ। और कार्ल मार्क्स दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, समाज विज्ञान का साइंटिफिक व्याख्या करने वाला, वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला व्यक्ति, उसने कहा कि इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। आर्थिक विधाएं हर विधाओं को निर्धारित करती है, आज भी उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। तो पेरियार साहब ने एक एथनिक वर्ड है जिसका हिंदी विजातीय कहा जाता है। तो पेरियार साहब ने जो सपना, जो अवधारणा ज्योतिबा फुले ने शुरू किया कि विभिन्न जातियों को मिला करके एक समूह बनाया जाए, तो उस तरह का काम पेरियार ने जो काम किया उससे सफलता मिली। और वहां पर जो है वो एथनिसिटी का काम शुरू हुआ और एथनिसिटी का काम पूरा हुआ। वहां पर विभिन्न जातियां नहीं है, यहाँ पर तो जातियों का अंबार है। और यहाँ का लैंड सेटलमेंट हुआ तो इस सेटलमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है। वहां जो भूमि विवाद था उसको लैंड टू द टिलर का कंसेप्ट लागू किया अंग्रेजों ने, तो उसको सांस्कृतिक मूवमेंट चलाने में मदद मिली और विभिन्न जातियों का एक समूह हो गया। खान पान, शादी ब्याह, सारे रिश्ते बदल गए वहां के जो पुराने रूढ़िवादी समाज था। अब हमारे यहाँ तो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, शादी की संस्था ने उत्तर भारत में बहुत मजबूती से उसको जड़ से पकड़ के रखे हुए है। तो शादी जाति में ही होगी, तो खान पान जाति में ही होगी। वहां इन चीजों को लैंड टू द टिलर जब आया तो इसको ध्वस्त कर दिया। और पेरियार साहब को ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट में, रूढ़िवाद के खिलाफ चलाने में उनको बहुत आसानी हो गई और वो सफलता प्राप्त कर लिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले पहला कंसेप्ट देने वाले बहुजन का नहीं सफल हो सके, लेकिन पेरियार ने वहां पर एथनिक मूवमेंट को, जिसको हिंदी में विजातीय आंदोलन कहते हैं, उसको उन्होंने सफलता से लागू कर दिया। अब सवाल उठता है कि उत्तर भारत का जो जमीन का सेटलमेंट हुआ वो व्यक्ति के नाम से हुआ, राजा महाराजा जमींदार पैदा हुए। लेकिन आप देखिएगा दक्षिण भारत में उस एरिया में कोई इस तरह का बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं था, क्योंकि वहां पर आंदोलन शुरू हुआ कि जो जमीन जोतता है उसको देना है। तो लैंड टू द टिलर जब आ गया, चूंकि तिवारी जी किसान आंदोलन पर पीएचडी किया है इन्होंने, तो लैंड टू द जब टिलर का कंसेप्ट आ गया तो जो संस्थागत जातियां थी वह ध्वस्त हो गई। वहां कोई उस तरह का माहौल नहीं है।
लेकिन खास करके उत्तर भारत में ये जमींदारों को राजा महाराजा बना करके जो अंग्रेजों ने राय बहादुर, किसी को चौधरी, कई कई टाइटल दे करके जमीन का जो सेटलमेंट किया, इसलिए इसको सेटलमेंट एरिया कहा जाता है। पहले जमीन तो हिंदुस्तान के अंदर किसी खास आदमी का नहीं था, जमीन पर गांव समाज का कब्जा था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने काम किया, लेकिन इस एरिया में दूसरे ढंग का भूमि का वितरण हुआ, भूमि का सेटलमेंट हुआ, और दक्षिण भारत में दूसरे ढंग का हुआ। तो वहां पर जो स्थिति है वो कास्ट नाम का चीज एथनिक सिटी में बदल गया। अब यहाँ पर तो बिहार में 129 अति पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ों को छोड़ के जो वर्गीकरण है उसमें 129 है। तो यहाँ पर तो जातियां जिंदा है, तो जाति जब जिंदा है तो कभी कोई किसी का कोई देवता है, किसी का कोई देवता है। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में देवी देवता के लोग खिलाफ हैं, वहां तो सोने लोग चढ़ाते हैं, हम लोग तो फूले चढ़ा के काम चल जाता है। तो दक्षिण में तो सोना चढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में देखिए साईनाथ के मंदिर में सोना चढ़ता है। तो ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आर्थिक ढांचा था, उस ढांचा को अंग्रेजों के जमाने में वहां के सचेत लोगों ने तोड़ दिया था, जिससे उनको इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिला। वहां इसलिए पनप नहीं सकता है बीजेपी, इसलिए कि चूंकि इसके पास नारा जो है वो भावनात्मक है, और वहां भावना से काम लोग नहीं ले रहे हैं। वहां तो जमीनी हकीकत है कि जहां पर कंक्रीट मुद्दा, यथार्थ के मुद्दे मजबूत हो जाते हैं, वहां भावना का प्रवेश मुश्किल होता है। यहाँ पर तो उत्तर भारत में यथार्थ के मुद्दे कमजोर हैं, और कंक्रीट मुद्दा कमजोर होने से जाति का न्यूक्लियस बना करके यहाँ पार्टियां गठित हो रही है। यहाँ जाति का न्यूक्लियस है, जिस पार्टी है उसका एक न्यूक्लियस है, और उसी के पेरी फेरी में पूरे जो है पॉलिटिक्स घूमते रहता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो। तो इन इलाकों में कास्ट मजबूत इसलिए है कि चूंकि आर्थिक जो परेशानी है, जो भूमि वितरण का जो तौर तरीका है वो गड़बड़ था, इसलिए इन इलाकों में जाति का होना और यहाँ पर जाति को न्यूक्लियस बना के दलों का फंक्शन करना। वहां पर बताइए करुणानिधि हैं, उनकी क्या जाति है? उसकी जाति एथनिक जाति है। बार्बर कास्ट से आते हैं तो बार्बर की क्या आबादी है? वहां पर तो तमिलनाडु में थेवर जाति सबसे ज्यादा आबादी में है, जो पिछड़े में आती है, थेवर जाति की आबादी है। अब कभी कभी चांस बस शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और थेवर में भी संघर्ष होते रहते हैं। तो वहां की सामाजिक जो संरचना है, और देखिए कभी कभी संयोग से जब परिस्थितियां ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो कहते हैं, वस्तुगत स्थिति जो बनी रहती है, तो उसमें मनोगत स्थिति भी तैयार करने में आसानी होती है। हम जाति को तोड़ना चाहते हैं, उत्तर भारत में कोई आदमी नहीं बोलता है कि जाति को रखा जाए, सब बोलता है कि जाति को तोड़ा जाए, भ्रष्टाचार को मिटाया जाए। इसको जोड़ कौन रहा है भाई? एक आदमी से पूछिए उत्तर भारत में तो कहेगा कि जाति से देश कमजोर हो रहा है, और उसी में सब आदमी लगा हुआ है। तो इसलिए तिवारी जी, यहाँ का जो बनावट है, चूंकि आप किसान आंदोलन पर काम किए हैं, हमारे यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, तो सारी परिस्थितियां जो है उसके इर्द गिर्द घूमने के चलते जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें पेरियार साहब को ज्यादा मौका मिला। इसे आपके नेट में लिखा है कि वो सन्यासी बन के बनारस में आए थे, भोजन नहीं मिला, जूठा भोजन करना पड़ा, तो फिर वो दुखी होकर के और विरक्त होकर लौट गए। जैसे स्वामी सहजानंद के बारे में भी कहा जाता है कि स्वामी सहजानंद जब गए आपके वो कौन राजा हैं रामनगर के, तो उन्होंने अपमानित किया था। स्वामी जी ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे, ब्राह्मण भूमिहार पत्रिका निकालते थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और तिवारी जी वाकिफ होंगे। तो वो पहले जाति के आधार पर गोलबंद कर रहे थे, लेकिन जब बनारस रामनगर के राजा के पास गए तो उन्होंने उनको अपमानित किया, दुत्कार दिया। तो उनको लगा कि यहाँ भी हेरार्की है, यहाँ भी सीढ़ी नुमा संरचना है, इसलिए जो किसान हैं तो किसानों को वो गोलबंद करने में लग गए और बिहार में आके अपना केंद्र बनाया। तो जाति के अंदर भी हेरार्की को महसूस करके स्वामी सहजानंद सरस्वती आकर के वो बिहटा में
आश्रम बना के किसानों को जगाने जी लगे। जनान जी। तो ये सारी चीजें हैं और ये भ्रम रहता है, और भ्रम जब टूटता है तो आदमी एक सही दिशा में काम करना शुरू करता है। और पेरियार साहब ने जो किया, जो सांस्कृतिक आंदोलन किया, उसका परिणाम है कि आज तमिलनाडु के अंदर जाति का कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए वहां बीजेपी या ब्राह्मण वर्चस्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जी जी जनान।